हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में एक नया चीज़ सीखने जा रहे हैं और वो है कंडक्शन, ये हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र जो होता है हम लोगों ने देखा कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या होता है, हमेशा देखा गया है कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, जो कि क्या होता है कि नेचुरली मतलब स्पॉन्टेनियसली क्या होता है कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफ़र होता है। ये तो हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा था कि हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वही जो है जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज होता है और ब्ला ब्ला ब्ला। अब क्या है, देखिए कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, मतलब कितने प्रोसेस, कितने मेथड है हीट ट्रांसफ़र के, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी थोड़ा बहुत करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र जो है 3 मोड्स में होता है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस इन 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र। कितने मोड्स हैं? 3 मोड्स हैं। ठीक है, मतलब 3 मेथड से हीट ट्रांसफ़र होता है। क्या क्या है 3 मोड्स? देखिए आपका है, सबसे पहले जो है वो है कंडक्शन, उसके बाद कन्वेक्शन, कोई सीरीज़ नहीं है ऐसा, बस मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ पहले और बाद में। ठीक है, और फिर है रेडिएशन। मतलब चीज़ों को समझने में जितना आसानी होता है रेडिएशन से कंडक्शन ज़्यादा आसान है। फिर कन्वेक्शन है, सॉरी यहाँ पर कन्वेक्शन में लिखना चाह रहा था, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 चीज़ें हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इन तीनों को हमें समझना है, पहले भी समझ चुके हैं ऑलरेडी। क्या होता है कि कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन को पहले समझिए। मान लीजिए कि कोई एक हॉट बॉडी है, ठीक है, और यहाँ कोई एक कोल्ड बॉडी है। जब तक ये इंसुलेटेड है तो इनका टेम्परेचर फिक्स है, ये टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है। लेकिन अगर किसी वायर से या इसको पास में ले आते हैं, यहाँ पर टच कराते हैं, या किसी वायर से इसको कनेक्ट करते हैं जो कि कंडक्टिंग, थर्मली कंडक्टिंग वायर है, तो क्या होता है कि हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के कंटेक्ट में आ गया तो क्या होगा कि हीट का ट्रांसफ़र हॉट से कोल्ड की तरफ होने लगेगा। होगा कि नहीं होगा? तो मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया जिससे कि हीट का ट्रांसफ़र होने लगा। अब जब हीट का ट्रांसफ़र होने लगा तो कब तक हीट का ट्रांसफ़र होगा? ऐसा तो नहीं है कि हॉट बॉडी, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस शुरू में था और इसका 10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, ये भी कुछ मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा, कुछ मटेरियल है, कुछ टेम्परेचर इनिशियली T1 है, इनका T2 है। तो जब आप इसको कनेक्ट कर दीजिएगा तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा? एक समय आएगा जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा और फिर हीट का ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा। तो ये होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या होता है? कॉन्सेप्ट जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता है और हीट का ट्रांसफ़र बंद हो गया तो उसे स्टेडी स्टेट कहा जाता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेडी स्टेट में एक कॉमन टेम्परेचर अटेन कर लेगा दोनों। कॉमन टेम्परेचर, सपोज उसको हम लोग T0 नाम देते हैं, तो एक T0 टेम्परेचर अटेंड कर लेगा। तो स्टेडी स्टेट को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि अब ना कोई आपस में हॉट है ना कोल्ड है, दोनों का सेम टेम्परेचर है जो कि T0 है, और हीट ट्रांसफ़र भी बंद हो गया है, नो हीट ट्रांसफ़र, स्टेडी स्टेट आ गया है। तो स्टेडी स्टेट आ गया तो ये हीट का ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन। ये जो मेथड हुआ जिसमें कि दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ और हीट का ट्रांसफ़र हुआ कांटेक्ट की वजह से, उसे बोलते हैं कंडक्शन। अब इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ में अगर देखें तो कंडक्शन में क्या होता है कि मीडियम यूज हुआ है, यहाँ पर कंडक्टिंग मीडियम यूज हुआ है। अगर डायरेक्ट टच में भी ला देते हैं आप तो इसका मतलब कि इसका मीडियम और इसके मीडियम डायरेक्ट टच में है। तो कंडक्टिंग ट्रांसफ़र में, कंडक्शन में क्या होता है, मीडियम जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है। मीडियम इज रिक्वायर्ड इन कंडक्शन। तो इस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, मीडियम इज रिक्वायर्ड इन कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन में मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर हो सकता है, सेम मटेरियल हो सकता है, डिफरेंट मटेरियल्स हो सकता है, दोनों बॉडी से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मीडियम चाहिए होता है। बिना मीडियम के कंडक्शन नहीं होता है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर आप इस तरह से सोचें कि सपोज कीजिए कि कोई एक रॉड है, ये इस टाइप का रॉड है। अब इस रॉड को अगर आप किसी मोमबत्ती से, किसी कैंडल से अगर आप वन एंड को हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे हीट करिएगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ये टेम्परेचर,
और ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ साथ हीट क्या होगा, इधर से इधर ट्रांसफ़र होगा हीट, जिससे कि कुछ देर बाद अगर आप इस एंड को टच करते हैं तो देखिएगा कि तो क्या होता है कि इस एंड से इस दूसरे एंड को टच करिएगा तो देखिएगा कि जो दूसरा वाला एंड है वो क्या है, हीट हो रहा है धीरे धीरे। इसको अगर आप हाथ से टच करके देखिएगा तो पता चलेगा कि ये वाला एंड जो है वो भी हीट हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन कब तक हीट होगा, एक समय ऐसा आएगा जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा। मतलब क्या होगा, स्टेडी स्टेट का मतलब इसका टेम्परेचर एक अटेन हो जाएगा कोई टेम्परेचर, और यहाँ पर एक कोई टेम्परेचर, उसके बाद नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं हीट को जाना होगा तब ये होगा यहाँ पर। तो ये जो हो रहा है कि हीट यहाँ पर हो रहा है, इस जगह पर हम हीट कर रहे हैं और यहाँ भी गर्म हो जा रहा है, इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न है कंडक्शन, क्योंकि हीट फ्लो हो रहा है, मीडियम के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो ये कंडक्शन हो गया। क्लियर है? तो कंडक्शन बिल्कुल क्लियर है, जिसमें कि मीडियम की ज़रूरत पड़ती है कंडक्शन में। लेकिन मीडियम का किस तरह से रोल है वो देखिए कि मीडियम डू नॉट मूव। दूसरा नंबर पॉइंट लिखते हैं, मीडियम डज नॉट मूव, मतलब मूव नहीं लिखते हैं, मीडियम डज नॉट ट्रांसफ़र। ऐसा नहीं कि मीडियम ट्रांसफ़र हो जाता है, ओनली वाइब्रेट करता है और एनर्जी को पास वाले मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करता है। एक ऐसे सोच सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बंदा है और यहाँ पर कोई एक बंदा है, ठीक है। अब एक बॉल है, हीट को एक बॉल मान लीजिए, और ये बंदा चाहता है कि बॉल जो है इसके पास पहुँच जाए। तो इसके पास कितने मेथड, एक मेथड है कि ये खुद जा कर के दे आए, और दूसरा मेथड है कि ये डायरेक्ट फेंक दे बॉल को, कैच कर लेगा ऐसे, और तीसरा मेथड है कि यहाँ पर बहुत सारे बंदे बैठे होंगे, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे बॉल, ठीक है। ऐसे समझिए, यहाँ बहुत सारे बंदे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, और वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे हैं बॉल। तो क्या इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है कि ये जो है बॉल इसको दे रहा है, फिर ये 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 इसको दे रहा है, फाइनली जो बॉल है वो ए से बी में पहुंच जा रहा है। तो ये कंडक्शन का मेथड है सिंपली। अब इसमें देखिए कि इसमें कोई मूव नहीं किया है, ये जो बीच का जो मीडियम है, जो बीच के जो बंदे हैं उनमें से किसी कोई मूव नहीं किया, लेकिन अपना क्या किया है, अपना हाथ को इधर से उधर किया है, मतलब वाइब्रेट हुआ है, उनमें वाइब्रेशन हुआ है। ये कंडक्शन का मेथड है, समझ गए। अब क्या है, कंडक्शन हो गया। अब क्या है, कंडक्शन में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा कन्वेक्शन के बारे में देख लेते हैं। प्राइमरी डेफिनेशन सिंपल सा इसी चीज़ से समझते हैं। कन्वेक्शन में कन्वेक्शन हो गया कि ये खुद जा कर के, ये बंदा जो है यहाँ पर जिसको बॉल दूसरे पास पहुँचाना है, खुद चला जाएगा यहाँ पे, ये खुद बॉल ले कर के चला जाएगा, तो वो कन्वेक्शन कहलाए। ये कन्वेक्शन हो गया। इसमें क्या हो गया, मीडियम मूव कर रहा है, कन्वेक्शन में मीडियम मूव कर रहा है, याद रहेगा। और रेडिएशन में क्या है, ये हम लोग क्लास 10th में, 9th में और उससे पहले भी ये एग्जाम्पल देखे थे, पढ़े थे, जस्ट एक रिपीटेशन है। रेडिएशन में क्या है, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है और बॉल को दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहा है, ये उसे कैच दे रहा है। इस तरह से कोई मीडियम नहीं चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक चला गया, तो ये रेडिएशन हो गया। ये समझने का बहुत अच्छा तरीका है, इसमें मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। अब कंडक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्पेशल पढ़ते हैं। कंडक्शन के बारे में कुछ पढ़ते हैं, जैसे कि क्या एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो क्या है। तो हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कि एक रॉड है, ऐसे समझिए एक रॉड है, और इसके थ्रू क्या होता है कि इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, और सपोज कीजिए कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2। अगर टेम्परेचर डिफरेंस है दोनों के बीच में, अब कैसे है, तो मेंटेन किया गया है। मान लीजिए इसको हीट किया जा रहा है किसी चीज़ से, और इसको जो है हीट नहीं किया जा रहा है, ये एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो हवा का जो टेम्परेचर है बाहर का, वही टेम्परेचर T2 है। तो इस केस में क्या होता है, T1 जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या होगा इसमें कि हीट का फ्लो इधर से इधर होगा, ठीक है। और सपोज कीजिए एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। क्या ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो
हीट ट्रांसफ़र का जो रेट है, मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, याद रखिएगा ये सब स्टेडी स्टेट पे बात कर रहे हैं। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जिसको हम लोग dQ/dt या डेल्टा Q/ΔT भी बोल सकते हैं, या T टाइम है, ठीक है, नॉट टेम्परेचर, वो किस तरह से बिहेव करता है। देखिए अब मान लीजिए ये जो रॉड हमने दिखाया है उसके कुछ पैरामीटर्स भी लिख लेते हैं। इसके लेंथ होंगे, फिर इसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो मान लीजिए ये लेंथ L है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके थ्रू हीट फ्लो हो रहा है वो A है, ठीक है। तो क्या देखा गया है, लेंथ L एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखा गया है कि डेल्टा Q/ΔT जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब डेल्टा T, ठीक है। नॉर्मली इसको टाइम से ना कंफ्यूज हो उसके लिए इसे डेल्टा थीटा लिखा जाता है, तो हम लोग भी डेल्टा थीटा लिख देते हैं, इसको डेल्टा थीटा, ठीक है। और इसको चलिए लिख देते हैं θ1 और इसको θ2, ठीक है। ये θ1 टेम्परेचर है, ये θ2 है, सिंपली टाइम से नहीं कंफ्यूज होने के लिए। तो ये डेल्टा थीटा हो गया। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डेल्टा Q/ΔT इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये देखा गया है। और ये कैसे देखा जाता है, सिंपल सी बात है, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस चीज़ को वेरी कराइए, बाकी सबको कांस्टेंट करके 2-3 बार एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, ठीक है। जिसका रिलेशन निकालना है उसको वेरी कराइए और बाकी सबको कांस्टेंट रख के रिलेशन ले लीजिए, पता चल जाएगा कि कैसे वेरी कर रहा है। तो कंबाइनिंग ऑल दीज 3 क्या आप पाइएगा कि डेल्टा Q/ΔT जो है, जिसको हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र या हीट करेंट भी कहते हैं, दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू डेल्टा थीटा बाई सम कांस्टेंट इनटू एरिया इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा T, डेल्टा थीटा बाई L, ये हो गया, ठीक है। डेल्टा थीटा बाई L भी आ गया और एरिया भी आ गया और सम कांस्टेंट आ गया, ठीक है। ये हीट लॉ ऑफ कंडक्शन भी बोल सकते हैं इसे। और ये जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, इसे कहा जाता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा इसको, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। क्लियर हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का। अब क्या है कि इसका यूनिट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस सब का यूनिट पता है आपको, इसका यूनिट पता है, इसका यूनिट पता है, इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, तो इसका यूनिट निकल जाएगा। खुद से देखिए क्या यूनिट आ रहा है थर्मल कंडक्टिविटी का, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल कहा जाता है, कभी कभी कोएफिशिएंट को नहीं लिखा जाता है, केवल थर्मल कंडक्टिविटी कर दिया जाता है, बट वही है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। और डेल्टा Q/ΔT जो है ये आपका क्या है, हीट करंट कह सकते हैं इसको। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट होता है उसी तरह से यहाँ पर हीट करंट, वहाँ पर चार्ज फ्लो होता है और यहाँ पर हीट फ्लो हो रहा है। वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है। वहाँ रेजिस्टेंस होता है और कंडक्टिविटी वहाँ भी होता है, यहाँ भी कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्टिव में। अब क्या है कि ये चीज़ क्लियर हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा नहीं है कि ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो वाला है जिसके क्रॉस हीट का फ्लो हो रहा है ऐसे। तो मान लीजिए कि अगर कोई रॉड ले लिए ऐसे, तो हीट फ्लो ऐसे होगा, तो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए कि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जिस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है या 12th में जाएंगे तो पढ़ेंगे, उसी तरह से यहाँ पर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए दो इस तरह का दो मटेरियल बार है जिसको कि सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले सीरीज़ का पढ़ते हैं, ये पार्ट में क्या पढ़ेंगे, सीरीज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीरीज़ में जब पढ़ते हैं तो उसमें मान लीजिए इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है, एरिया सेम है सीरीज़ कनेक्शन के लिए। और लेंथ मान लीजिए इसका L1 है, इसका L2 है, ठीक। तो हीट क्या होता है, और इसका टेम्परेचर यहाँ पर मान लीजिए T1 है, यहाँ पर T2 है, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर कॉमन इनका T0 होगा, ठीक है। तो θ1 θ2 लिखते हैं, सॉरी, ये θ1 पे है, ये θ2 पे है और ये θ0 पे है। तो यहाँ पर तो
करंट जो होगा वो तो तीनों में सेम होगा, जो हीट यहाँ एंटर कर रहा है वही हीट इन तीनों होते हुए यहाँ से निकल जा रहा है स्टेडी स्टेट में। हमेशा स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हीट जो होगा मतलब कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो होगा हीट करंट, वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू K1, ठीक है, टाइम्स एरिया KA और θ1 माइनस θ0 बाई L1। और यही सेम चीज़ हो जाएगा K2 एरिया θ0 माइनस θ2 बाई L2। होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए, जो हीट इसके लिए लिखेंगे, जो हीट यहाँ से पास हो रहा है वही हीट यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसलिए दोनों बराबर है। ठीक है, इसको सपोज कीजिए हम लोग I बोलते हैं, दिस इक्वल टू I, जो हीट करंट हो गया। ठीक है, तो IL1, यहाँ से देखिए IL1 इज इक्वल टू क्या हो गया, IL1 इक्वल टू हो गया KA या IL1 बाई K1A इज इक्वल टू हो गया θ1 माइनस θ0। और इसी तरह से IL2 बाई K2A जो हो जाएगा वो हो जाएगा θ0 माइनस θ2। ठीक है, यहाँ माना गया है θ1 इज ग्रेटर देन θ0 विच इज़ ग्रेटर देन θ2। ठीक, अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर θ1 माइनस θ2 निकालना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, दोनों को जोड़ देंगे। θ1 इनको जोड़ दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो आपके पास आ जाएगा θ1 माइनस θ2 जो है दैट इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू IL1 बाई K1A प्लस IL2 बाई K2A। एंड और अगर हम लोग सम इक्विवेलेंट के फॉर्म में लिखना चाहें, मान लीजिए इसके जगह पर अगर एक रॉड होता दोनों मिला करके, तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता, तो इसको K इक्विवेलेंट बोल लेते हैं। लेंथ L1 प्लस L2 हो गया और टेम्परेचर डिफरेंस θ1 θ2 हो गया। तो इसमें हो गया, लिख सकते हैं दिस इक्वल टू K इक्विवेलेंट है, तो इस I तो सेम रहेगा उसमें भी, लेंथ L1 प्लस L2, तो इसको लिख सकते हैं IL1 प्लस L2 बाई K इक्विवेलेंट टाइम्स एरिया, लिखेंगे ना। तो यहाँ से आपको K इक्विवेलेंट आ जा रहा है। ठीक है, और वो K इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, K इक्विवेलेंट इक्वल टू ये आ जा रहा है आपको K इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2, I और एरिया तो कैंसिल हो जाएगा, L1 प्लस L2 बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। ये आ जा रहा है एक फॉर्मूला। ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, याद रख सकते हैं आप। ये कभी कभी प्रॉब्लम्स को जल्दी करने में ये मदद करता है। ठीक है, इसी तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज में रहेगा तब। और इसी तरह से अगर पैरेलल में रहा तो कैसा होगा, पैरेलल में अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहा तो कैसा होगा, देख लीजिए। मान लीजिए कि इस तरह से दो जो है ऊपर नीचे मटेरियल है, इसका K1 है, इसका K2 है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। यहाँ तो एरिया अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, और इसके जगह पे अगर इक्विवेलेंट एक रखा जाए तो उसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा, एरिया तो हो जाएगा A1 प्लस A2। ठीक है, और K इक्विवेलेंट क्या होगा, लेंथ सेम रहेगा, जो ये है यहाँ पर है वही वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कि हीट जो फ्लो हो रहा है वो इसमें इसके थ्रू हो रहा है और इसके थ्रू भी हो रहा है। तो इसमें जो होगा, मान लीजिए ये Q1 है हीट फ्लो और ये Q2 है, डॉट लिख देते हैं, Q1 डॉट Q2 डॉट, डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 बाई डेल्टा T को हम Q1 डॉट और Q2 डॉट से मेंशन करते हैं। ठीक है, डेल्टा Q1 बाई डेल्टा T, इसको हम लोग Q1 डॉट बोलते हैं, ये मैथमेटिक्स होता है Q1 डॉट। तो Q1 डॉट Q2 डॉट, तो यहाँ पर जो Q डॉट होगा, ठीक है, जो करंट जाएगा दैट विल बी इक्वल टू Q डॉट इक्वल टू Q1 डॉट प्लस Q2 डॉट, ये होता है। या ऐसे कहिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, तो ये करेंगे तो I1 माने कि Q1 डॉट जो हो जाएगा ये हो जाएगा K1A1, लिखेंगे ना, K1A1 डेल्टा थीटा बाई L, डेल्टा थीटा तो सेम है, θ1 θ2, तो डेल्टा थीटा सेम होगा, यहाँ भी θ1 θ2 लिख सकते हैं।
तो K1A1 डेल्टा थीटा बाई L प्लस K2A2 डेल्टा थीटा बाई L, लेंथ भी सेम है, एंड दिस इक्वल टू K इक्विवेलेंट L, एरिया में A1 प्लस A2 हो जाएगा, A1 प्लस A2 डेल्टा थीटा बाई L। बस यहाँ से K इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया, और वो K इक्विवेलेंट आ रहा है K1A1 प्लस K2A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। चेक कर लीजिए आप। तो ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आ गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए कहाँ से डिराइव हो रहा है ये चीज़ जान गए, तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इनका लेंथ अलग हो, कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप का हो, तो आप बेसिक से निकाल लीजिए, एक लाइन का तो है ही। ठीक है, अब एक दो प्रॉब्लम करते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक, एक दो प्रॉब्लम करते हैं तो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर। तो फिगर तो दिखाए नहीं, तो सबसे पहले फिगर ले लेते हैं। ठीक है, ये फिगर है, तो फिगर 11.15। ठीक है, लेंथ ऑफ द कॉपर रॉड दे दिया गया है, ठीक है, और लेंथ ऑफ स्टील कॉपर दोनों दे दिया गया है, टेम्परेचर दे दिया गया है 300 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया गया है, इसका डबल है, इसका जितना है उसका डबल है स्टील का, थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया गया है। तो जंक्शन का टेम्परेचर पूछ रहा है ना, ये टेम्परेचर कितना होगा। तो सपोज कीजिए जंक्शन टेम्परेचर T0 है, ये T1 है और ये T2 है, मान लेते हैं T1 T2 300 और 0 तो पता है, लेकिन जंक्शन का टेम्परेचर नहीं पता है। बाकी सब हमें पता है, L1 है, L2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर 2A है, यहाँ पर A है, ये सब पता है। तो हमें जंक्शन टेम्परेचर निकालना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा। हीट करेंट जो होता है I, मतलब कि डेल्टा Q बाई डेल्टा T, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिख सकते हैं K स्टील थर्मल कंडक्टिविटी, फिर एरिया ऑफ स्टील इंटू T1 माइनस T0 डिवाइड बाई L1, मतलब कितना है 15, लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह से सेम करंट होगा, क्योंकि सीरीज में है, तो K दूसरा क्या है, ब्रास है, K ब्रास, A ब्रास, ठीक है, कॉपर, सॉरी कॉपर, K कॉपर, A कॉपर इंटू T0 माइनस T2 डिवाइड बाई L2 जो कि 10 है, कर सकते हैं। और इन दोनों का ये यहाँ पर सारा वैल्यू पुट कर दीजिए और T का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सब कुछ पता है यहाँ पे किसका कितना है नहीं है। देखिए K स्टील कितना दिया है 50, स्टील थर्मल कंडक्टिविटी से, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 50.2 इंटू एरिया ऑफ स्टील, मान लीजिए 2A लिखते हैं यहाँ पे, और फिर T1 300 हो गया माइनस T0 जो भी हमें निकालना है, डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 385 है, ये कॉपर का, इंटू एरिया, ठीक है, A लिखें और 2A लिखें, और T0 माइनस 0 है, ठीक है, डिवाइड बाई 10 है। सॉल्व कीजिए तो T0 का जो वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ पर आ जाएगा 44 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते वक्त कई बार हमें अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज आप कैलकुलेशन ही करते रह जाएंगे। चलिए सॉल्व कर ही देते हैं ताकि देखिए कि किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो ये हो गया आपका 5 2 5 3, वैल्यू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 4, A कट गया, यहाँ पे हो गया कितना 200.8 टाइम्स 300 माइनस T0, दिस विल बी इक्वल टू 300, इतना हो गया, दिस विल बी इक्वल टू, इसे 3 से 385 में मल्टीप्लाई कीजिए, 1155 आ जाएगा, और 1155 है और T0 माइनस 0 है, तो ये सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा T0 इक्वल टू 200.8 इंटू 300 डिवाइड बाई 1355.8 इंटू 1355.8, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करते हैं आप तो आपको देखना है कितना आता है, तो अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा सा लेना पड़ता है। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन नहीं लीजिएगा तो दिक्कत हो सकती है। कैसे अप्रॉक्सीमेशन लीजिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर
2 जीरो हटा दिए तो 13.6 ले लिए, 13.5 ले लिए यहाँ पर। अब 13.5 है 3 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए कितना आता है, तो ये आ जाएगा आपका 4.5। फिर इसको डिवाइड करिए 4.5, 200 है वहाँ पे, तो ये अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस आएगा, ठीक है। 4.5 200 बाई 4.5 करिएगा, ओके। अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, दूसरा सिमिलर टाइप का है, ये इसका डायग्राम है, ठीक है। देखिए क्या किया जाए, इस क्वेश्चन को पढ़िए फ्री से। आयरन बार है जिसका लेंथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है। इसी तरह ब्रास बार है, उसका भी लेंथ, एरिया और थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है। दोनों को इस तरह से जोड़ दिया गया है और पूछा क्या गया है, फ्री एंड ऑफ द बार एंड बार मेंटेन्ड एट, इनका फ्री एंड का जो है इतना टेम्परेचर है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एंड हेंस कंप्यूट द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, एक नंबर। दूसरा नंबर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड बार, एंड तीसरा नंबर हीट करंट कितना। ये 3 चीज़ पूछा गया। तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि हीट करंट तो सेम होना चाहिए, जो इसमें है वो इसमें है वो इसमें, तो वहीं से हम लोग बेसिक से कर सकते हैं। एक मेथड है कि जिसमें कि हम फॉर्मूला नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो हीट करंट जो होगा वो के, मान लीजिए आयरन, ए आयरन T1 माइनस T0 बाई L1, एक तो ये हो गया। एंड दिस विल बी इक्वल टू के ब्रास, ए ब्रास, और यहाँ पे फिर हो जाएगा T0 माइनस T2 बाई L2। ये कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से T0 का वैल्यू निकालिए, कुछ नहीं करना, यहाँ से दायां बायां करिए और T0 का वैल्यू निकालिए। तो T0 जो आएगा आपके पास वो हो जाएगा T1 KB, मतलब ब्रास, एरिया ऑफ ब्रास L1 प्लस के आयरन, ए आयरन L2 एंड T2 डिवाइड बाय के ब्रास, ए ब्रास L1 प्लस के आयरन, ए आयरन, ये आएगा। अब ए ब्रास जो है वो ए आयरन दोनों सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और L1 इक्वल टू L2 है। अगर ये वैल्यू आप पुट करते हैं तो T0 आपका हो जा रहा है, T0 इक्वल टू T1 KB प्लस के आयरन T2 डिवाइड बाय के ब्रास प्लस के आयरन। अगर इनका वैल्यूज़ पुट करिएगा तो ये 315 केल्विन आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसी में से इसी T0 को अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं किसी एक में, ऊपर में इसी T0 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो हीट करंट आपके पास आ जाएगा। I इज इक्वल टू आ जाएगा, मान लीजिए के आयरन, ए आयरन T1 माइनस T0 बाई L है, और ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो I इज इक्वल टू आपके पास, क्योंकि सब कुछ पता है, I इज इक्वल टू 916.1 वाट आ जाएगा। अब I भी पता चल गया तो K इक्विवेलेंट भी पता चल जाएगा। वो किस तरह से, आप इस तरह से देखिए कि I इज इक्वल टू जो है आप लिख सकते हैं, जो भी आया है, अगर इसके जगह पे एक बार होता है ऐसा, और ये टेम्परेचर T1, ये T2, ये लेंथ L1 प्लस L2 रहता ना, तो आप लिख सकते हैं L1 प्लस L2 इक्वल टू 2L है, तो आप लिख सकते थे I इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट टाइम्स T1 माइनस T2 बाई 2L, यही लिख दीजिएगा, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A जो कि सेम है। तो यहाँ से के इक्विवेलेंट आ जाएगा क्योंकि I आपको पता है, और वो के इक्विवेलेंट जो आ रहा है वो आ रहा है सॉल्व करके 2K आयरन मान लीजिए T1 माइनस T0 बाई T1 माइनस T1 माइनस T2, जिसका वैल्यू अगर पुट किया जाए तो आता है 91.6 वाट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। यूनिट पे ध्यान दीजिएगा हमेशा, क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा एक और मेथड है। दूसरा मेथड हम लोग क्या कर सकते थे, के इक्विवेलेंट जो है डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला से। तो के इक्विवेलेंट पहले निकालते, सबसे पहले हो जाता है L1 प्लस L2 बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 निकाल लेते, और L1 इक्वल टू L2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ठीक है, ये आ जाएगा। और I जैसे ही ये आ गया K1 K2 सबका वैल्यू पुट कर दीजिए तो I आपको बहुत इजीली आ जाएगा K इक्विवेलेंट टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू T1 माइनस T2, क्योंकि अभी T0 नहीं निकाले हैं, डिवाइड बाई 2L, वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको यहाँ से I आ जाएगा। जैसे ही I आ गया
तो T0 निकालना बहुत आसान हो गया, क्योंकि I इक्वल टू T1 माइनस T0 बाई L टाइम्स KI AI, ये कर सकते हैं। यहाँ से T0 निकाल लीजिए, ठीक है। और हीट करंट तो पता चल ही गया यहाँ से K इक्विवेलेंट से। तो आप पहले हीट करंट निकाल लिए, उसके बाद T0 निकाल लिए, उसके बाद और क्या पूछा था, हीट करंट हो गया, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन T0 हो गया, आई इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी तो पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।